श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, इस चैनल पर बच्चों आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियो क्लास 9 to 12 और साथ ही आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वीडियोज मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको डीजी से रिलेटेड वीडियोज चाहिए और इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश इनके वीडियोज चाहिए या फिर जीके के वीडियोज चाहिए, मैथ्स के वीडियोज चाहिए तो उनके लिए भी यहाँ पर चैनल का डिटेल दिया गया है। इस चैनल पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। बच्चों हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है ह्यूमन डाइजेशन क्लास 10 का, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 9। हमारा प्री वीडियो जो था उसमें केमिकल रिएक्शन एंड डाइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। हमारा डाइजेशन पूरा खत्म हो गया था। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमने इसमें क्या देखा था पिछले वीडियो में कि कहाँ किसका डाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि स्टमक में, माउथ में किसका डाइजेशन होता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डाइजेस्ट होने के बाद उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, उस पर कौन सा एंजाइम ऐड करता है। ये पूरा जो एक समरी, पूरा जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। ठीक है, आज का बच्चों हमारा वीडियो क्या है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, एग्जैक्टली एसिमिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा फाइनल वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद डाइजेशन कहां से कंप्लीट होता है? स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। मैंने आपको कई बार बताया इसमें कि स्टार्ट कहां से होता है डाइजेशन? माउथ से। और डाइजेशन एंड कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन का ओवर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ में और डाइजेशन कंप्लीट कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है? तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है जेजुनम से और कंप्लीट कहां होता है? इलियम में। ये दोनों ही क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं। जो हमारा 7 मीटर लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 भाग ये हैं, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जेजुनम से एब्जॉर्प्शन को शुरुआत की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया। माउथ से जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो जेजुनम में जाकर के डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो फटाफट क्या करना होगा कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सक करके कहां लाना होगा? ब्लड में। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट या इसी को बोलेंगे इनिशिएट किया जाएगा कहां? जेजुनम में। और वहां से चलते 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 और इलियम, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन जब कंप्लीट होगा वहां तक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहां होता है? जेजुनम से और कंप्लीट कहां होता है? इलियम में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होता क्या है? ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे तो क्या होता है? होता क्या है? डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड। जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुके हैं, डाइजेशन का मतलब आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स जो हमारे थे कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, जो फैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो उसको तोड़ करके उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। जो प्रोटीन होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एमिनो एसिड। फैट का टूट जाएगा जब लास्ट, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया गया है। यानी कि डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो डाइजेस्टेड ये जो होते हैं ये सॉल्युबल फॉर्म है। ठीक है ना, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, सॉल्युबल। तो डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड या डाइजेस्टेड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको क्या किया जाता है? जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है, इनको शक करके, देखिए इनको शक किया जा रहा है। ठीक है, इनको शक करके और इनको ब्लड में पहुंचा देना। ठीक है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेशन हो गया है, अब सारे न्यूट्रिएंट्स को शक करके और किसको देना? ब्लड में। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स को शक किया, किसको दिया? ब्लड को। न्यूट्रिएंट को शक किया और किसको दिया? ब्लड को। ठीक है, डाइजेशन हुआ ही इसीलिए था कि सारे मटेरियल को ब्लड तक पहुंचाना है, उसके बाद ब्लड उसको वहां पहुंचाएगा जहां इसकी जरूरत है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को शक करके और ब्लड तक पहुंचाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन। ओके, अब देखिए शक करने में हेल्प कौन करेगा? तो हेल्प करने के लिए इंटेस्टाइनल फोल्ड्स होते हैं। इंटेस्टाइन जो होता है वो एक ऐसी पतली सी ट्यूब नहीं है। ठीक है, आपने कई बार देखा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया। इंटेस्टाइन एक पतली सी ट्यूब नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन क्या है? ऐसे 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 फोल्डेड है ना, काफी ऐसे ऐसे फोल्डेड होता है।
तो इंटेस्टाइनल जो फोल्ड होता है वो एब्जॉर्प्शन की मदद करेगा। जो विलाई होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के वॉल में पाए जाते हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। साथ ही जो माइक्रोविलाई होते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इनको यहां से इन फूड मटेरियल को ब्लड तक पहुंचाना ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन हो गया। और शक करके ब्लड तक पहुंचाने में ये जो है ये क्या है, हेल्पर हैं जो कि मदद करते हैं। इसमें जो विलाई होता है ये विलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई क्या होता है, इंटेस्टाइनल फोल्ड क्या होता है पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अभी मैं यहाँ पर और आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, जो यहाँ पे विलाई होता है ये दो तरीके का विलाई होता है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आप देख रहे हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जेजुनम भी यहाँ पर है और स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर इलियम भी है। तो जेजुनम में भी विलाई पाया जाता है, इलियम में भी विलाई पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें विलाई जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इसका विलाई डिफरेंट होता है, इसका विलाई डिफरेंट होता है, काम दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो विलाई जो होता है, जेजुनम का जो विलाई होता है उसका शेप कैसा होता है, फिंगर शेप होता है। ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसे है ना, उंगलियों की तरह से उसका शेप होता है। लेकिन जो इलियम में जो पाया जाता है विलाई उसका शेप कैसा होता है, वो क्लब शेप यानी कि मशरूम की तरह से, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा और नीचे से ऐसे। ठीक है ना, यानी कि सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो जाता है। तो इसका शेप क्या होता है, इस विलाई का शेप जो इसमें पाया जाएगा, इस विलाई का शेप क्या होता है, क्लब शेप होता है ये, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऊपर की तरफ एरो लगा है, मतलब सरफेस एरिया क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में हो जाता है। इस वजह से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो ये चीजें हो गई इधर। अब देखिए, अब ये जो फूड मटेरियल है इनको शक करके कहाँ पहुंचाया जा रहा है, ब्लड में पहुंचाया जा रहा है। इनको शक करके ब्लड में पहुंचाना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर जाते हैं ये सब, है ना, जो ये इंटेस्टाइनल फोल्ड है, विलाई है, माइक्रोविलाई है, कितना मटेरियल को शक कर लेते हैं एक दिन में। ठीक है, हालांकि वो भोजन पर भी डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो 8 से 9 लीटर 8 से 9 लीटर 8 to 9 लीटर फूड मटेरियल का पर डे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आया, डाइजेस्ट हुआ, उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लो, ब्लड में ले लो, कितना ले लो, ठीक है, कितना लिया न्यूट्रिएंट्स, तो 8 to 9 लीटर पर डे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जिसमें से 8 to 9 लीटर में से अगर हम देखते हैं तो इसमें 1.5 लीटर लगभग, है ना, सारी चीजें हम अप्रोक्स में कहेंगे, लगभग 1.5 लीटर तो केवल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स मतलब ये, ठीक है ना, जो डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड है या डाइजेस्टेड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। न्यूट्रिएंट्स कितने एब्जॉर्ब होते हैं, 1.5 लीटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बचा हमारा कितना, 7.5 लीटर। तो इसमें क्या एब्जॉर्ब होता है, इसमें वाटर, सॉल्ट, विटामिन, है ना, ये सारी चीजों का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो पानी का, सॉल्ट्स का, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, विटामिन होते हैं, इन सब का एब्जॉर्प्शन 7.5 लीटर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और 1.5 लीटर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और टोटल मिलाकर के एक दिन में लगभग कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, इनको और इनको दोनों काउंट करके तो 8 से 9 लीटर एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, चलिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं उसके मैकेनिज्म पर, होता कैसे है ये। ठीक है, मैं आपको क्लास 10th और 11th के बीच का पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, जैसे 11th 12th में जो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और 10th में जो पढ़ते हैं वो बहुत हल्का पढ़ते हैं। तो दोनों 10th वाले ने से थोड़ा सा ऊपर चले गए, ठीक है, और 11th 12th से थोड़े से नीचे आ गए, है ना। तो बीच बीच का जितना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। और मैंने एक डायग्राम में, आप देखिए कि एक बोर्ड पर जो डायग्राम होता है उसमें वो पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पर होता है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में आपका ये नोट्स रेडी होता है, जो कि एक बहुत ही एक अमेजिंग ये नोट्स है जो आपके आगे काम आएगा। ठीक है, आगे आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी और तब आप लोग श्वेता मैम को थैंक यू बोलेंगे कि मैम आपने इतना सुंदर हमको नोट्स दिया, जो कि शॉर्टकट में और सारी बातें वहां पे बता रहा है केवल डायग्राम में। ठीक है, रिवीजन में आपको इजी है ना, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है और पूरा चैप्टर क्लियर। और आप जब इसको रिवीजन करोगे तो आपको इतना बुक में एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया। 1 नंबर के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, इसका
इसका जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो देखिए बच्चों, ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है, ये आप सपोज करो कि ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने पिछले बार भी डाइजेशन के टाइम भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर के आप देख लीजिएगा पिछले पार्ट में। ओके, आज हम केवल एब्जॉर्प्शन के टॉपिक पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने ये वाला पोर्शन में समझाने के लिए मैंने ले लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आप सपोज करिए कि यहां तक का जो पोर्शन है वो जेजुनम है, जहां से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है, और यहां से लेकर के और यहां तक का जो ये पार्ट है ये इलियम है, ठीक है। तो इलियम कितना होता है, 3.5 मीटर, बहुत लंबा होता है इलियम, 3.5 मीटर लॉन्ग इलियम है, जबकि पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का होता है, ठीक है ना। आधा तो केवल इलियम ने कवर कर रखा है, जरूरत भी है आधा कवर करने की, क्यों, क्योंकि इतनी मेहनत से डाइजेशन प्रोसेस हुआ, इतने रास्तों से गुजरते हुए, और डाइजेशन के बाद यदि जो डाइजेस्टेड है, जब फाइनल टाइम आ गया है रिजल्ट का, ठीक है, तो पूरे साल जैसे आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, ठीक है, एग्जाम के टाइम पर अगर आपने लापरवाही कर दिया, रिवीजन ही नहीं किया, तो रिजल्ट क्या होने वाला है, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। बस वही वाली बात यहाँ पर होती है कि हमने पूरा डाइजेशन इतनी मेहनत से किया, और जब डाइजेशन हो चुका है तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए ताकि बिल्कुल भी वेस्टेज न हो। इस वजह से इलियम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, इसकी लंबाई ज्यादा दी जाती है कि तुमको पूरा टाइम दिया जा रहा है, कुछ भी चूक नहीं होना चाहिए, जो भी तुमने मटेरियल एब्जॉर्ब जो डाइजेस्टेड हो चुके हैं एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इस वजह से 3.5 मीटर और केवल आधा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ओनली इलियम को बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कौन सा पोर्शन है बच्चों, ये है हमारा जेजुनम। जेजुनम का सबसे पहले क्या होता है ये बच्चों, ये फोल्ड होता है, ठीक है। तो जेजुनम का जब आप फोल्ड देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके, इसको मोटा करके हम देखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, अब जो स्ट्रक्चर मैंने इस तरफ बनाया है, देखो यहाँ इधर से स्टार्ट करके जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इधर से भी स्टार्ट करके वही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको ओरल समझा रही हूँ, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने के लिए फिर मेरे को और बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें यहाँ पर बनाई है मैंने, वो यहाँ पर भी रहेगा, और मैंने यहीं तक बना करके जो ये कलरफुल आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारी चीजें टोटल रहेगा, टोटल, ठीक है ना। इसके वॉल के नीचे होता है, वॉल के अंदर। जब आप जेजुनम को लेंगे, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने देखा होगा पाइप, उस स्मॉल इंटेस्टाइन को जब काट करके उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आप जाकर के देखते हैं, जहां पर फूड मटेरियल है, इस पाइप के अंदर जब आप देखते हैं, तो इसकी वॉल आपको सीधी सीधी नॉर्मल सी वॉल अंदर से नहीं दिखाई देती है, पूरा चिकना ऐसे नॉर्मल सा नहीं है, बल्कि इसके इंटरनल वॉल में आपको ऐसे फिंगर लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम कहते हैं विलाई। ये क्या है बच्चों, विलाई है, ठीक है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन कम जगह में बड़ी पाइप को एडजस्ट किया गया, 7 मीटर लंबा, और हमारे इतने पेट के अंदर इसमें ही एडजस्ट किया गया है, तो वो क्या होता है, काफी फोल्डेड होता है। तो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का फोल्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे फोल्ड हुआ उसमें करके और थोड़ी सी जगह में ज्यादा बड़ा पाइप एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये इनका फोल्ड हो गया, और इस फोल्ड के अंदर भी ये फोल्डेड है, अंदर से भी ये फोल्डेड है, अंदर से इनकी जो वॉल है इंटरनल वॉल, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है विलाई, ठीक है ना। ये विलाई जो है ये कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्योंकि मैंने ये कौन सा स्ट्रक्चर लिया है, मैंने लिया है जेजुनम। तो पूरे जेजुनम में आप देखेंगे तो अंदर जो ये जो विलाई होता है वो कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलियम में आप जाते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, केवल चेंजेस क्या है कि इसमें जो विलाई है वो आपको देखिए शेप उसका चेंज हो गया है ना। ये क्या होता है, क्लब शेप होता है, यानी कि मशरूम की तरह से होता है ना। तो इसका शेप क्या हो जाता है, यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके, वो अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, अब सारे ये विलाई बने हुए हैं, एक विलाई को मैंने क्या किया, इसमें से सब वैसे ही बनेंगे, लेकिन एक विलाई को मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। कि एक विलाई को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस करो, है ना, कहते हैं ना कि कैमरा उसी पर लगाओ, उसी पर लगाओ, ठीक है, उसी को जूम करके दिखाओ। तो पहले हमने इसको जूम करके देखा तो हमको पता पड़ा अच्छा फोल्ड है इसके अंदर, फिर इधर से भी फोल्ड रहेगा बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। जो चीजें यहाँ है ना सेम यहाँ भी होंगी, देखो ऐसे ऐसे इधर को भी होगा ये, ओके। और फूड मटेरियल यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ जो बीच में जगह है, जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, जो बीच में खाली जगह है उसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन मैंने दोनों साइड में बनाया है क्लियरिटी के लिए कि साफ साफ आपको दिखाई दे। एक विलाई पर हमने कैमरा को लगाया, ठीक है, फोकस लगाया, जूम, ठीक है, और थोड़ा बड़े में उसको देखा, तो एक विलाई में हमको क्या दिखाई दिया,
कि विलाई के अंदर अंदर से हमको कैसा दिखाई देगा। जब हम जूम करके देखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि इस एक विलाई के अंदर यहाँ पर एक रेड ये जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है ना, ये रेड लाइन, एक रेड लाइन जा रही है, एक ब्लू लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये रेड वाली लाइन जो होती है ये क्या होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ जाइए कि ये आर्टरी का ही भाग है ना, आर्टरी वेन ये तो आपको पता होगा, तो ये क्या है, आर्टरी का ही भाग है, ठीक है। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी वो एक पाइप होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या आप जिसको नॉर्मली आप इसको बोलिए प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड किस में बहता है, आर्टरीज में बहता है। आर्टरीज का ही पतला रूप क्या है, जैसे वो पतली पाइप होती जा रही है उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है। उसी तरीके से जो वेन होता है, जो कि आपको ब्लू कलर का यहां पर दिखाई दे रहा है, वेन जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, इसको आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। तो इसमें शुद्ध ब्लड बहता है और इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, इसमें प्योर और इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। जब ये इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यही जाकर के बाद में बड़े पाइप में मिक्सअप हो जाएगा जिसमें क्या रहेगा, आर्टरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। मतलब एक बड़ी पाइप, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, पतली होते जाएंगी। क्यों पतला होते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी एरिया में प्रवेश करना है, ठीक है। तो एक बड़ी पाइप छोटे एरिया में प्रवेश नहीं हो सकता, तो बड़ी पाइप में हमने एक पतली सी पाइप लगा दी, फिर वो चला गया, फिर हमने देखा कि अभी वो अब अंदर और नहीं जा सकता, तो हमने और पतली पाइप लगा दी, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं, तो उसका हम नाम अलग अलग करते हैं। ये सब चीजें आगे हम हालांकि देखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ब्लू लाइन भी जा रही है और रेड लाइन भी जा रही है। जा रही है यहाँ से रेड लाइन और वो यहाँ से ब्लू लाइन में कन्वर्ट होकर के वापस आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ से रेड लाइन यहाँ पे गई, कहाँ गई, विलाई के अंदर, और वहां से निकल के आ रही है, ब्लू लाइन यहाँ से निकल रही है। रेड लाइन जा रही है, ब्लू लाइन निकल रही है, रेड लाइन जा रही है, ब्लू लाइन निकल रही है। यानी कि आर्टरियोल्स से प्योर ब्लड जा रहा है, इम्प्योर होके आ रहा है, प्योर जा रहा है, इम्प्योर होके आ रहा है, प्योर ब्लड गया, इम्प्योर होके आया, प्योर गया, इम्प्योर होकर के आया, ठीक है। और जो ये होता है, जो पूरे इसके अंदर जो नेटवर्क होता है ना, ये और ज्यादा बारीक हो गए। इनको तो आर्टरियोल्स बोल रहे हैं, इनको वेन्यूज बोल रहे हैं, ये और ज्यादा बारीक होकर तब इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और जब और बारीक हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अगर आपको इतना सारी चीजें याद ना भी रहे तो कोई जरूरत नहीं है उतना बताने की, आप इसको आर्टरी कर दीजिए, इसको वेन कर दीजिए, कैपिलरीज मत लिखिए, चलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अब अंदर क्या जा रहा है, कैपिलरीज जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, बट एक पर हमने क्या किया था, एक पर हमने कैमरे को लगा दिया था, वहां पे हमने फोकस किया था, जूम करके देखा था। तो यहाँ पर इसको मैंने एक को बड़ा करके आपको दिखाया, तो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर जा रहा है आर्टरी, ठीक है, और यहाँ से निकल रहा है क्या, वेन। यानी कि आर्टरियोस गया और वेन्यूज निकला, और यहाँ पर जो इसके अंदर ये जो है, इसको जब अंदर गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज बोलेंगे। ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, इतनी बारीक होती है कि वो कहीं 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 आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगा क्या। लेकिन जब यहाँ पे कट लगता है तो देखते हैं ब्लड निकलने लगता है। ओहो, यानी कि यहाँ पर भी ब्लड मौजूद है। तो वो ब्लड बहुत ही बारीक बारीक पाइप से होकर के जा रहा है। हमारा हेयर होता है ना, बाल होता है ना, उससे 100 टाइम्स बारीक होता है। इसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ब्लड, यहाँ पर ब्लड का जाल नीचे नेटवर्क फैला होता है। और इस विलाई में हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया जूम करने के बाद, कि इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोविलाई। तो देखो ये फोल्ड जो हो गया इसको हम बोलते हैं विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये उंगली की तरह से, इसको हम बोलेंगे विलाई। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, माइक्रोविलाई। और विलाई के अंदर क्या होता है, पूरा ब्लड का एकदम घना जाल होता है, यानी कि ब्लड वहां पर एकदम बैठा हुआ है ना, रेडी है ब्लड, कि जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल्स है, ठीक है, वो फूड मटेरियल्स जिनको एब्जॉर्ब करना है, ब्लड में ले जाना है, वो कहाँ मौजूद है, वो यही मौजूद है, ठीक है। अब देरी किस बात की, अब तो क्या करना है, केवल एब्जॉर्ब करना है ना, शक करना है। तो फटाफट क्या होगा कि माइक्रोविलाई की हेल्प से, इस विलाई के हेल्प से फटाफट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनको
उनको यहाँ से शक करके और कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, ब्लड के अंदर, है ना। न्यूट्रिएंट को शक किया जाएगा और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, बिल्कुल इसके साथ चिपकी होती है एकदम, है ना। तो जैसे ही यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आए, फटाफट उसको शक किया और अंदर पहुंचा दिया, फटाफट इसको शक किया, अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को शक करके और फटाफट किस में ले लेते हैं, हम ब्लड में ले लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आना, यही प्रोसेस तो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसके लिए देखो कितना सरफेस एरिया बढ़ाया गया है। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर एक बड़ा सा तौलिया है, उसको अगर फैला करके रख दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ना, पूरा इतना फैला हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। एक चादर है, मान लो अगर आपको उस पर बैठाना है, 10 लोगों को बैठाना है, आपने चादर को पूरा फैला दिया तो आराम से 10 लोग बैठ जाएंगे। अगर उसको वो आपने डबल फोल्ड कर दिया तो उस पर अब कम बैठेंगे, 5 लोग बैठ रहे हैं। उसको आपने ट्रिपल फोल्ड और कर दिया तो पता पड़ा 3 लोग बैठ रहे हैं, और आपने फोल्ड कर दिया तो पता पड़ा 2 बैठेंगे, और फोल्ड कर दिया तो 1 ही बैठेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ जो ये सारा जो स्ट्रक्चर ये है, जो ये पूरा बना हुआ है ना तामझाम, ये किस लिए है, सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। एरिया बढ़ाओ। एक लंबा सा जो धागा है, उस धागे को फोल्ड करके रख दो ना, फोल्ड कर दो। उससे क्या होगा कि कम जगह में बड़ा धागा आ जाएगा, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को। अब ये सारे के सारे देखिए, ये फोल्डेड इतना है ना, यानी कि विलाई जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए है। इसके ऊपर जो माइक्रोविलाई है वो भी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये फोल्ड हुआ है, ये भी जो बढ़ा ऐसे फोल्डेड है, ये भी क्या किया है, ये भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये भी है, ठीक है। इससे भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, विलाई से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और माइक्रोविलाई से भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम देखेंगे किससे कितना सरफेस एरिया बढ़ा। देखिए, जो ये फोल्ड हुआ ना, फोल्ड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम का जो फोल्ड होता है वो 3 टाइम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यानी कि अगर नॉर्मल ये रहता तो 1 टाइम अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फोल्डेड की वजह से 3 टाइम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ा देगा ये, ठीक है ना, ये फोल्ड। दूसरी चीज, इसके अंदर जो हमने क्या बना दिया, ये विलाई बना दिया। विलाई जो होगा, ये विलाई कितने गुना बढ़ा देगा, तो विलाई जो होता है वो 10 टाइम्स ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। तो 3 गुना तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, और 10 गुना इस विलाई ने एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोविलाई लगा दिया गया, ठीक है। तो माइक्रोविलाई जो था उसने एब्जॉर्प्शन को 20 टाइम्स बढ़ा दिया, 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो टोटल मतलब एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें, अगर कहीं एक मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ टोटल कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे। अब देखिए, 3 × 10 × 20 इज इक्वल टू 600 टाइम, ठीक है ना। 600 गुना एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। यदि यहाँ पर कहीं एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स उसी टाइम में एब्जॉर्ब होंगे, 600 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया को क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ये जो यहाँ पर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस के बाद आए हैं, इनको शक करके और ब्लड में ले लिया जाता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ये हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। कहाँ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, जेजुनम में। और इलियम में क्या होगा, इलियम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इलियम का जो विलाई होता है, इसका शेप क्या होता है, क्लब शेप्ड होता है। यहाँ पर और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इससे भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। कारण क्या, कारण है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक है, यानी कि विलाई इस तरीके के फिंगर के शेप का है, और इसका विलाई अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, ये क्लब शेप्ड है ना, ऊपर से और ज्यादा चौड़ा है, इस वजह से ये और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोर्शन में, यानी कि जहां पर इलियम खत्म होगा, इलियम के ओवर होते होते, है ना, 3.5 मीटर लंबा इलियम है, इलियम के खत्म होते होते जहां इलियम द एंड होता है, वहां तक सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। मैक्सिमम, बहुत ही कम ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो वेस्टेज होंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का, ओनली न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि पाइप अभी आगे है, ठीक है ना, इसमें पाइप और भी जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर खत्म नहीं होता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। वहां पे अभी पाइप और बड़ी है ना। अब ये पाइप जाकर के कहाँ अटैच होगा, ये पाइप अटैच होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ काम है, वो भी एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां जाकर के एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा, बट वहां एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वहां पर वाटर का,
वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना, इनका एब्जॉर्प्शन वहां पर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई। टॉपिक हमारा छोटा सा ही था एब्जॉर्प्शन, बट समझना आपको जरूरी था, है ना, एक पॉइंट को समझना जरूरी था। इस वजह से मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो लंबा है कोई बात नहीं, इत्मीनान से देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एसिमिलेशन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि होता क्या है एसिमिलेशन। मैं आपको एकदम क्लियर करूंगी एग्जैक्टली कि कहां से कहां तक के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और कुछ मैं आपको अलग डिफरेंट चीजें भी आपको बताऊंगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो बच्चों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।